नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत H7 में। मैं हूं निखिल सिंह और भारत H7 में खबरें देश भर के राज्यों से, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक हम आपको दिखाएंगे खबर हर राज्य से। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। राज्यसभा के सभापति ने कहा, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका एक दूसरे के खिलाफ नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक पर चर्चा का दिया जवाब। कहा, मोदी सरकार सहकारिता को बढ़ावा देने का कर रही है काम। विधेयक सदन से हुआ पारित। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के दुष्कर्म से जुड़े विवादास्पद आदेश पर लगाई रोक। बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले पर जताई सख्त नाराजगी। कहा, असंवेदनशीलता और अमानवीय रुख को दर्शाती है जज की टिप्पणी। छत्तीसगढ़ के सुकमा और दंतेवाड़ा जिलों में 15 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने किया आत्मसमर्पण। इनमें से 8 लाख रुपए का इनामी नक्सली बंदू उर्फ बंडी मडकाम और महिला माओवादी शांति मंडावी भी शामिल। गाजा में संघर्ष के बीच अब हजारों फिलिस्तीनियों ने मोर्चा संभाला। हमास के विरोध में भारी संख्या में सड़कों पर निकले लोग। कहा, हमें नहीं चाहिए युद्ध और ना ही हमास। और इंडियन प्रीमियर लीग में आज गुवाहाटी में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से। दोनों ही टीमों को अपने पहले मुकाबले में मिली हार के बाद कोशिश होगी पहली जीत की। तो सबसे पहले बात करेंगे वक्फ बिल की, जिसमें प्रस्तावित संशोधन पर आज पटना में विरोध प्रदर्शन हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पटना में आज वक्फ बिल पर विरोध प्रदर्शन किया तो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव ने उसको पूरा समर्थन दिया। आरजेडी ने बिहार विधानसभा में भी इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध के बाद एनडीए नेताओं ने विरोध कर रहे संगठनों और राजनीतिक दलों को जमकर घेरा। बीजेपी ने कहा है कि वोट बैंक की सियासत के लिए मुस्लिम समुदाय को गुमराह किया जा रहा है। बिहार में बिछी सियासी बिसात, वक्फ बिल पर जारी है तकरार। तेजस्वी का चुनावी दांव, मुस्लिम वोट का सवाल। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बिहार की राजनीति में खींचतान जारी है। आरजेडी ने मुस्लिम वोट बैंक का समर्थन हासिल करने के लिए वक्फ संशोधन बिल का विरोध शुरू कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पटना में वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन शुरू किया तो आरजेडी पूरी तरह से समर्थन में उतर आई। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने मंच से खुलकर वक्फ बिल का विरोध किया। हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं। किसी भी कीमत पर हम लोगों का प्रयास है कि ये बिल पास ना हो। आरजेडी के विधायकों ने बिहार विधानसभा में भी वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन किया, जिसके चलते विधानसभा की कार्यवाही में जमकर हंगामा देखने को मिला। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा है कि कुछ संगठन और राजनीतिक दल विरोध के नाम पर मुस्लिमों को गुमराह कर रहे हैं। हम इसमें अमेंडमेंट इसलिए ला रहे हैं कि उस वक्फ की प्रॉपर्टी का जो इनकम है उसका फायदा गरीबों को मिले, अल्पसंख्यकों को मिले, पसमानदा को मिले, बच्चों को मिले। और ये इस तरह से विरोध हो रहा है एक अच्छा बेहतर कानून लाने के खिलाफ। तो क्या वो मुतवल्ली जो आज वक्फ की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, केयरटेकर बेच रहे हैं, उनके हितों की रक्षा करने के लिए है या देश में विभाजन करना चाहते हैं? वक्फ बिल का विरोध कर रहे संगठनों और नेताओं पर एनडीए ने जमकर हमला बोला है और कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के चलते कुछ लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। धरना देने वाले लोग कठमूल्य हैं, धार्मिक भावना फैला करके देश में फिरकापरस्ती लाना चाहते। बिहार सरकार ने भी अपने स्टैंड से जेपीसी को अवगत करा दिया है कि यहाँ जो माइनॉरिटी के संगठन हैं, जो अल्पसंख्यकों के इदारे हैं, धार्मिक संगठन हैं, उन लोगों से भी हम लोगों की बात हुई थी। उसमें हम लोगों को जो सही लगा
उसके बारे में हम लोगों ने जेपीसी को बाजाबता विधिवत जानकारी दे दी है। का विरोध बस वही लोग कर रहे हैं जो कौम को गुमराह कर रहे हैं और बस भ्रम फैला रहे हैं। ये निष्पक्षता और पारदर्शिता की ओर एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल संसद में लाई थी, जिसके बाद संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई थी, जिसने देश भर से रायशुमारी की थी और अपनी रिपोर्ट संसद में पेश कर दी थी। लेकिन पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाने वालों पर बीजेपी ने करारा प्रहार किया है और कहा है कि बिल गरीब मुसलमानों के हित में है। वक्फ बोर्ड को भूमाफिया और लुटेरे गिरोह से निकालकर गरीब मुस्लिमों के हित में लगाना देश के लिए बहुत जरूरी है, पर कुछ लोग गरीब मुस्लिम हित में लगाने की बजाय भूमाफिया के हाथों की कठपुतली बनकर कार्य कर रहे हैं। सरकार वक्फ संशोधन बिल को संसद के मौजूदा सत्र में ला सकती है, लेकिन उससे पहले ही कई संगठन और विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, जिसके चलते इस मुद्दे पर सियासत लगातार गरमाई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करेंगे बिहार की, जहां नहीं होगी अब बिजली कटौती। बिहार में डबल इंजन की सरकार रोज विकास के रिकॉर्ड बना रही है। एक वक्त था कि बिहार में शहरों में केवल 8 से 10 घंटे बिजली आपूर्ति होती थी। आज बीजेपी जदयू सरकार की पहल से गांवों का भी अंधेरा दूर हुआ है। अब बिहार के लोगों को एक और बड़ी सौगात मिल रही है। राज्य को 401 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलेगी। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में नहीं होगी अब बिजली की कटौती। बाढ़ एनटीपीसी में बढ़ी बिजली उत्पादन की क्षमता। बिहार की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। बिहार के लोगों को मिलेगी सस्ते दरों में बिजली। बाढ़ थर्मल पावर प्लांट में बढ़ी उत्पादन की क्षमता। औद्योगिक क्षेत्रों, कृषि, व्यापार और घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ। बिहार के शहर हो या गांव, अब बिजली कटौती की समस्या बीते दिनों की बात होने वाली है। गर्मी की शुरुआत से पहले ही राज्य के लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है। बाढ़ में स्थापित राज्य के पहले सुपर पावर थर्मल प्लांट के स्टेज 1 की तीसरी इकाई को सिंक्रोनाइज कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ परियोजना से बिहार, झारखंड, सिक्किम, तेलंगाना, गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल और उड़ीसा तक को बिजली पहुंचाई जा रही है। एनटीपीसी बाढ़ में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव। इसमें आगे कमीशनिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें आगे चल के 72 आवर्स का ट्रायल ऑपरेशन के लिए हम लोग जा रहे हैं। एनटीपीसी बिहार को 1955 मेगावाट का पावर सप्लाई कर रहे हैं। अभी ये बढ़ के और 400 मेगावाट बढ़ेगा। बाढ़ एनटीपीसी की नई इकाई से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होगा। इस तरह बाढ़ सुपर पावर थर्मल प्लांट के स्टेज 1 के 3 और स्टेज 2 की 2 इकाई ने पूरी तरह से बिजली का उत्पादन करना शुरू कर दिया है। 3 इकाइयों में प्रत्येक की क्षमता 660 मेगावाट है। इस तरह स्टेज 1 की तीनों इकाइयों से कुल 1980 मेगावाट क्षमता हो जाएगी। दूसरे स्टेज की 2 इकाइयों से 1320 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है। कल स्टेज 1 यूनिट 3 का कल सिंक्रोनाइजेशन हुआ, उसका ट्रायल हुआ और ये ट्रायल कल सफल रहा है। और जल्द ही जो इसका और भी आगे प्रोसेस पूरा होने के बाद इसका वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होगा और ये करीब 660 मेगावाट का यूनिट का मेगावाट का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट से चालू होने के बाद 401 मेगावाट उसे अतिरिक्त बिहार को बिजली मिलेगी। बाढ़ थर्मल पावर प्लांट बिहार की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन से राज्य को निर्बाध और सस्ती बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इससे औद्योगिक क्षेत्रों, कृषि, व्यापार और घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। बता दें कि बाढ़ थर्मल की आधारशिला 1999 में रखी गई थी। एनटीपीसी बाढ़ परियोजना में अतिरिक्त बिजली के उत्पादन से यहाँ के उद्योग और आम लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा। इसके साथ ही बिजली की बिक्री करके राज्य सरकार राजस्व भी प्राप्त कर सकेगी। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और खबर मध्य प्रदेश से, जहां के खरगोन में पहली बार आजादी के बाद ट्रेन पहुंचेगी। जी, मध्य प्रदेश का आदिवासी बाहुल्य जिला खरगोन आजादी के 78 साल में पहली बार रेलवे नेटवर्क से जुड़ने जा रहा है। रेलवे बोर्ड इन दोनों
खंडवा अलीराजपुर रेल लाइन का सर्वे तेजी से करवा रही है और वहीं तेजी से हो रहे रेल लाइन के सर्वे ने खरगोन जिले के लोगों में रेलवे से राजधानी तक के जरिए सफर करने की उम्मीद बढ़ी है। देखिए ये रिपोर्ट। आजादी के 78 साल बाद पहली बार खरगोन जिला मुख्यालय पहुंचेगी ट्रेन। रफ्तार पर है आदिवासी बाहुल्य जिले में सर्वे का काम। सड़क, खेत और अन्य भूभागों का बारीकी से किया जा रहा है निरीक्षण। ड्रोन और डीजीपीएस तकनीक की सहायता से विस्तृत सर्वेक्षण। लंबे समय से थी नर्मदा ताप्ती रेल लाइन समिति खंडवा अलीराज रेल लाइन की मांग। मध्य प्रदेश का आदिवासी बाहुल्य खरगोन में अलीराजपुर खरगोन खंडवा नई रेल मार्ग के पहले सर्वे की शुरुआत से क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। रेलवे की टेक्निकल टीम फिलहाल नदियों, पहाड़ियों और सरकारी संरचनाओं का वॉक थ्रू सर्वे कर रही है। ये प्रस्तावित रेलवे लाइन लगभग 221 किलोमीटर लंबी होगी, जो पश्चिमी और उत्तरी रेलवे लाइनों को जोड़ने का काम करेगी। इस रेल लाइन के बनने से खरगोन में आवागमन सुगम होगा और कृषि उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने अलीराजपुर खरगोन खंडवा नई रेल के सर्वे के लिए 6.25 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और वॉक थ्रू सर्वे के बाद ड्रोन और डीजीपीएस सर्वे भी किए जाएंगे। ये नया रेलवे मार्ग खंडवा, बड़ौदा और नागपुर के बीच की दूरी को लगभग 200 किलोमीटर कम कर देगा। ये अलीराजपुर से लेकर खंडवा तक 5 जिले आएंगे। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 221 किलोमीटर अभी डिसाइड की है। इसके 3 अलाइनमेंट रेलवे बोर्ड के माध्यम से लगाए गए थे। खंडवा से बड़ौदा अभी जाते हैं तो 588 किलोमीटर होता है और इधर से अगर हमारे खरगोन बड़वानी होते हुए ये रेल मार्ग जाएगा तो 388 किलोमीटर, ऐसा 200 किलोमीटर का लाभ होगा। इस नई रेलवे लाइन से खरगोन जिला बड़वानी जिले में रेल का सपना आजादी के बाद से अब साकार होगा। 5 जिलों अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खरगोन और खंडवा को नई रेल लाइन का लाभ मिलेगा। तकनीकी सर्वे ने बताया कि इस नई रेलवे लाइन से खंडवा बड़ौदा मार्ग की 588 किलोमीटर दूरी अब कम होकर 388 हो जाएगी। नई रेलवे लाइन से अनाज की मंडी होने से एग्रीकल्चर उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की स्थिति बेहतर होगी। खरगोन को बहुत ज्यादा विकास होने वाला है। एक तो एग्रीकल्चरल खरगोन बहुत सबसे आगे है। देश में बहुत कम ऐसे जिले हैं जिसमें 3 मंडियां हो। खरगोन में 3 मंडियां पूरे परसर अलग हैं, तो यहाँ पर पूरा जो खाद प्रोसेसिंग उसमें भी काफ़ी होगा। एग्रीकल्चरल जो उद्योग नहीं गिर रहा है वो भविष्य में एग्रीकल्चरल उद्योग भी निर्माण में और पूरे इन 5 जिलों में गिरने की संभावना रहेगी। ये रेलवे लाइन बनने से आदिवासी क्षेत्रों को बड़ा लाभ मिलेगा। ये नया रूट भुसावल और नंदूरबार जैसे व्यस्त मार्गों का विकल्प बनेगा। ये रेल लाइन क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। इसके साथ ही ये क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगी। खरगोन के लोगों के लिए रेलवे लाइन का सपना अब जल्द ही हकीकत बनेगा। आदिवासी क्षेत्रों के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होने के साथ ही इससे पूर्वी और पश्चिमी निमाड़ के बीच कनेक्टिविटी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, मध्य प्रदेश। और अब खबर राजस्थान से लेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे हैं? गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkaresshuru.com पर। तो करें शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी।
आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया तू। पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार, अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो जाइए mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अब खबर राजस्थान से लेंगे। राजस्थान के राज्य पक्षी गोंडावण संरक्षण की दिशा में बड़ी सफलता मिली है। जैसलमेर के सुदासरी ब्रीडिंग सेंटर में मादा गोंडावण ने चूजे को जन्म दिया है। ब्रीडिंग सेंटर्स में गोंडावण की संख्या बढ़कर 46 हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोंडावण राजस्थान के राज्य पक्षी गोंडावण संरक्षण की दिशा में बड़ी सफलता। जैसलमेर के सुदासरी ब्रीडिंग सेंटर में मादा गोंडावण ने दिया चूजे को जन्म। जैसलमेर का डेजर्ट नेशनल पार्क निभा रहा है गोंडावण संरक्षण में बड़ी भूमिका। जैसलमेर का डेजर्ट नेशनल पार्क गोंडावण के लिए सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोंडावण केवल राजस्थान की रेतीली भूमि पर ही पाया जाता है। राजस्थान के विलुप्त प्राय राज्य पक्षी द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोंडावण को बचाने के प्रयास लगातार जारी हैं। इसी बीच प्रोजेक्ट GIB को लेकर एक सुखद खबर सामने आई है। जैसलमेर जिले के समगांव के पास स्थित सुदासरी ब्रीडिंग सेंटर से एक और खुशखबरी आई है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोंडावण के संरक्षण के लिए बनाए गए इस सेंटर में एक और चूजे का जन्म हुआ है। यहाँ चूजा मादा गोंडावण अमन ने जन्म दिया है। इससे पहले 9 मार्च को भी इसी सेंटर में मादा गोंडावण रीवा ने एक चूजे को जन्म दिया था। इन दोनों नवजात गोंडावणों के साथ अब सुदासरी और रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटरों में गोंडावण की कुल संख्या बढ़कर 46 हो गई है। गोंडावण प्रजनन को लेकर जैसलमेर का डेजर्ट नेशनल पार्क एक अहम भूमिका निभा रहा है। यहाँ गोंडावण के प्रजनन और संरक्षण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। पार्क के DFO ब्रिजमोहन गुप्ता ने बताया कि यह उपलब्धि राष्ट्रीय संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के तहत मिली है। इस साल का जो सब ब्रीडिंग सेंटर में 21 मार्च को एक सेकंड GIB का एक चूजा आया है और ये जो चूजा है इस साल का दूसरा है और इसमें एक जो अमन है जो कि फीमेल है 5 साल की है और एक मेल है लियो। इन दोनों के मीटिंग से ये चूजा आया है। इनका जो एग है वो 26 फरवरी को इन्होंने एग दिया था और उसमें से 21 मार्च को ये जो है चूजा बाहर निकला है। वर्तमान में ये बिल्कुल स्वस्थ है और ये सब ब्रीडिंग सेंटर में जो साइंटिस्ट WI के उनकी देखरेख में ये बिल्कुल स्वस्थ है। जैसलमेर का डेजर्ट नेशनल पार्क इस दुर्लभ पक्षी के लिए सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक माना जाता है। यहाँ लगभग 70 संरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं जहाँ गोंडावण के प्रजनन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ विकसित की गई है। कृत्रिम सेंटर इसके लिए डेवलप किए गए हैं। उन कृत्रिम सेंटर में ये पिछले साल से लगातार चूजों का जन्म हो रहा है। अभी एक और चूजे का जन्म हुआ है तो वो एक बहुत अच्छी बात है प्रकृति प्रेमियों के लिए, इकोसिस्टम के लिए। जो प्रयास में लगे हुए जितने भी संस्थाएं हैं जिसमें वन विभाग है या जिला प्रशासन है या वन्यजीव प्रेमी है, सबके लिए एक अच्छी और सुखद खबर है। साथ ही जो इकोसिस्टम के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि वर्तमान में देश भर के जंगलों में मात्र 150 से भी कम गोंडावण बचे हैं, जिससे यह भागों से भी अधिक दुर्लभ प्रजाति बन चुकी है। जैसलमेर से DD न्यूज के लिए श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in।
तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा एसआईपी के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और खबर मध्य प्रदेश से, जहां का उज्जैन शहर काल गणना का प्रमुख केंद्र है। काल यानी समय, और उज्जैन की इसी पहचान को स्थापित करने के लिए पहले यहां पीएम मोदी ने दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना की और अब मार्च के अंत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक वैदिक घड़ी ऐप को राष्ट्र को समर्पित कर सकती हैं। कैसी है ये वैदिक घड़ी ऐप, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भारतीय काल गणना पर आधारित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का लोकार्पण। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का ऐप हो चुका है तैयार। ऐप 189 से अधिक भारतीय एवं वैश्विक भाषाओं में देखा जा सकता है। बिजली चले जाने पर भी बंद नहीं होगी वैदिक घड़ी। वैदिक घड़ी ऐप में भारतीय पंचांग समाहित है। भारतीय काल गणना विश्व की प्राचीनतम, सूक्ष्म, शुद्ध, त्रुटि रहित, प्रामाणिक एवं विश्वसनीय पद्धति है। काल परिणाम की इस सर्वाधिक विश्वसनीय पद्धति को पुनर्स्थापित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के रूप में उज्जैन में प्रारंभ किया गया है। उज्जैनी की स्थापना सृष्टि के आरंभ से ही मान्य की जाती रही है। दुनिया भर में उज्जैनी से निर्धारित और प्रसारित काल गणना नियामक रही है। भारतीय खगोल सिद्धांत और ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्रों की गति पर आधारित भारतीय काल गणना में समय के न्यूनतम अंश का भी समावेश किया जाता है। इसकी गणना में परमाणु से लेकर कल्प तक का विचार है। अब इस घड़ी के लग जाने के बाद वैदिक घड़ी ऐप भी तैयार हो गया है। इस ऐप को संभवतः 30 मार्च को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उज्जैन से राष्ट्र को समर्पित कर सकती हैं। ये वर्ष प्रतिपदा का दिन है, उज्जैन के गौरव का दिवस है और विक्रम संवत के परिवर्तन का दिन है। तो इस दिन से सिद्धार्थी संवत जो है, संवत्सर जो है वो प्रभावी हो जाएगा। माननीय राष्ट्रपति से अनुरोध किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि वे इस वैदिक घड़ी के ऐप का लोकार्पण करें। इस वैदिक घड़ी ऐप की खास बात यह है कि इस घड़ी में भारतीय पंचांग समाहित है। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी 1.25 टाइम जोन सनराइज पर आधारित है, जो कि वैदिक आधार है। इसका मानक डोंगला स्थित वेधशाला को आधार बनाकर किया गया है। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी ऐप में सभी ज्योतिर्लिंग, नवग्रह, नक्षत्र, सूर्योदय, सूर्यास्त आदि समाहित है। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भारतीय काल गणना की परंपरा के पुनर्स्थापन का छोटा सा प्रयास है। ये एप्लीकेशन विक्रमादित्य वैदिक घड़ी नाम से ये एप्लीकेशन है, जो कि एंड्रॉयड और iOS एप्पल दोनों पर ही ये उपलब्ध होगी। ये वैदिक समय दिखाती है, साथ ही ग्रीनविच मीन टाइम और इंडियन मीन टाइम भी दिखाती है। साथ ही इसमें पंचांग की आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। जो उज्जैन में लगी इस वैदिक घड़ी के सभी फीचर इस ऐप में रहेंगे।
उज्जैन में लगी घड़ी में जो बदलाव होंगे वो ऐप में भी शो होंगे। आप इसे मैनुअल भी ऑपरेट कर सकेंगे। इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकेंगे। उज्जैन में स्थित जिस दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 1 साल पहले किया था, उसी वैदिक घड़ी की जानकारियां इस वैदिक क्लॉक ऐप में मौजूद रहेंगी। लेकिन इसके पीछे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा है कि लोग उज्जैन के महत्व को समझें, काल गणना को समझें। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। तो भारत एट 7 के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।